ये कहानी हमें 2025 के एक ऐसे भयावह दौर में ले जाती है जहां हमारी अपनी पृथ्वी पर एलियंस का पूर्ण कब्जा हो चुका है। उन्होंने न केवल सरकार में अपनी पैठ बना ली है, बल्कि हर शहर के चारों ओर 300 मीटर ऊंची दीवारें खड़ी कर दी हैं। ये दीवारों का निर्माण मानो इंसानियत की आज़ादी का गला घोंट रहा है, जहां मनुष्य अब सिर्फ एलियंस के स्वार्थों को पूरा करने का एक साधन बनकर रह गया है। लोगों के दिलों में डर और निराशा का माहौल है, लेकिन आज़ादी की एक दबी हुई चिंगारी अभी भी कुछ लोगों के अंदर सुलग रही है। ऐसे निराशाजनक माहौल में लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए गैर कानूनी रास्तों का सहारा लेने को मजबूर हैं। हमारी कहानी का नायक विल भी इसी दर्द से गुजर रहा है। एलियंस द्वारा बनाई गई दीवार के कारण उसका 7 साल का बेटा ब्रायन लॉस एंजल्स से लगभग 500 किलोमीटर दूर सैन डिएगो में छूट गया है। विल और ब्रायन की मां केटी को दीवार बनने से पहले एक जरूरी काम के लिए सैन डिएगो जाना पड़ा था, और दीवार बनने के बाद वे दोनों अलग हो गए। अपने बेटे तक पहुंचने की बेचैनी में विल एक ऐसे शख्स के जाल में फंस जाता है जो उसे मोटी रकम के बदले एक ट्रक में बर्फ के ढेर के नीचे छिपाकर दूसरे शहर की सीमा पार कराने का वादा करता है। वो शख्स, जिसका नाम मार्को था, पहले भी कई लोगों को गैरकानूनी तरीके से शहर के बाहर ले जा चुका था। विल को मार्को की बातों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अपने बेटे से मिलने की तड़प इतनी ज्यादा थी कि उसके पास और कोई चारा नहीं था। ट्रक एक सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में रेंग रहा था। विल बर्फ के ठंडे ढेर के नीचे दबा हुआ था। उसका शरीर सुन्न हो रहा था, लेकिन उसके दिल में अपने बेटे से मिलने की उम्मीद की गर्मी उसे जीवित रखे हुए थी। मार्को ने उसे बताया था कि सीमा पर एलियंस के ड्रोन गश्त करते रहते हैं, इसलिए बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है। जैसे ही ट्रक लॉस एंजल्स की सीमा के करीब पहुंचता है, एक जोरदार धमाका होता है और ट्रक जल उठता है। विल किसी तरह अपनी जान बचाकर उस जलते हुए ट्रक से निकलने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन आज़ादी की पहली सांस लेते ही पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। एलियंस की पुलिस, जिसे पीस कीपर्स कहा जाता था, बहुत क्रूर और निर्दयी थी। दूसरी ओर हमें विल की पत्नी केटी दिखाई देती है, जो लॉस एंजल्स के एक एलियन नियंत्रित अस्पताल में अपने पड़ोसी की बीमार बेटी सोफिया के लिए इंसुलिन खरीदने के लिए गई है। ये जानकर दिल और भी टूट जाता है कि एलियंस ने इंसुलिन जैसी जरूरी दवाइयों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सिर्फ इंसुलिन ही नहीं, बल्कि हर वो दवा जिससे इंसान जीवित रह सकता है, अब एलियंस की काली सूची में है। उनका मानना है कि इस दुनिया में सिर्फ स्वस्थ और मजबूत लोग ही जीने के हकदार हैं जो उनके लिए काम कर सकें। अपनी मजबूरी में केटी एक बोतल रूसी वोडका की पेशकश करती है ताकि वो अस्पताल के एक भ्रष्ट कर्मचारी से गैर कानूनी तरीके से इंसुलिन खरीद सके। वह कर्मचारी, जिसका नाम दिमित्री था, पहले भी कई बार इस तरह की कालाबाजारी कर चुका था, लेकिन इस बार उसे जो मिलता है वो एक्सपायर हो चुका इंसुलिन होता है, जो सोफिया की जान के लिए और भी खतरनाक साबित हो सकता था। धोखे के गुस्से में और सोफिया की जान खतरे में देखकर वो अपनी छिपाई हुई छोटी कैलिबर की बंदूक निकाल लेती है। अस्पताल में मौजूद हर शख्स, मरीज और डॉक्टर उसे देखकर डर जाता है। यहाँ तो एक आम नागरिक के लिए बंदूक रखना भी जुर्म है, और अगर किसी एलियन ड्रोन की नज़र केटी पर पड़ जाती तो उसकी जिंदगी पल भर में खत्म हो सकती थी। दिमित्री डर के मारे कांपने लगता है और केटी से विनती करता है कि वो उसे छोड़ दे। केटी मायूस होकर घर लौटती है। रात काफी गहरी हो चुकी है और विल अभी तक नहीं लौटा है। वो विल के लिए बुरी तरह से चिंतित है, लेकिन रात के अंधेरे में उसे ढूंढने के लिए बाहर भी नहीं जा सकती, क्योंकि रात 9 बजे के बाद इंसानों का बाहर निकलना सख्त मना है। कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान था। इसी बीच उसकी बहन सारा बदहवास हालत में उसके छोटे से अपार्टमेंट में आती है और केटी को बताती है कि उसकी 8 साल की बेटी एमिली बहुत बीमार है और उसे भी इंसुलिन की सख्त जरूरत है। लेकिन केटी के पास तो खुद सोफिया के लिए भी सही इंसुलिन नहीं है। अगर कोई इंसुलिन का इंतजाम कर सकता था तो वो सिर्फ विल था, जिसके कुछ गैरकानूनी लोगों से संपर्क थे। अपनी भतीजी की जान बचाने की खातिर केटी अपनी जान जोखिम में डालकर विल को ढूंढने निकल पड़ती है। वो विल के पुराने दोस्तों और कुछ ऐसे लोगों से मिलती है जो गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल थे। उनसे उसके बारे में पूछती है, लेकिन किसी को भी उसकी कोई खबर नहीं होती। हर कोई डरा हुआ था और एलियंस के बारे में बात करने से भी कतरा रहा था। जब वो थक हार कर घर लौट रही होती है तो अचानक उसे एक एलियन ड्रोन दिखाई देता है जो सड़कों पर गश्त कर रहा था। इससे पहले कि ड्रोन केटी को देख पाता और उस पर अपनी लेजर गन से गोली चलाता, वो तेजी से एक सैन्य ट्रक के नीचे छिप जाती है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि ये ड्रोन उसी सैन्य ट्रक का था, और ट्रक के साथ वो भी वहां से बच निकलती है। ट्रक एलियंस के लिए रसद सामग्री ले जा रहा था। अगली सुबह केटी फिर से विल को ढूंढने निकलती है। हर मुमकिन जगह पर उसे तलाशने के बाद वो उस अस्पताल पहुंचती है जहां कल ट्रक में हुए धमाके के कारण बहुत भीड़ और अफरा तफरी मची हुई थी। अस्पताल में मची हुई इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो स्टोर रूम में घुस जाती है और कुछ अलग अलग तरह की इंसुलिन की शीशियां चुरा लेती है। उम्मीद करती है कि उनमें से कोई तो सोफिया और एमिली के काम आ जाएगी। विल का अभी भी कोई पता नहीं चलता, इसलिए वो अपने पुराने पड़ोसी और विल के पुराने सहकर्मी ब्रूस के पास जाती है। ब्रूस और विल दोनों पहले लॉस एंजल्स के FBI फील्ड ऑफिस में स्पेशल एजेंट थे।
केटी को परेशान देखकर ब्रूस उसे दिलासा देता है कि वो विल को जरूर ढूंढेगा। ब्रूस के कुछ ऐसे सूत्र थे जो शायद विल के बारे में जानकारी दे सकते थे। उधर जेल में बंद विल भी बुरी तरह से चिंतित है, क्योंकि उसे दूसरे कैदियों से पता चला है कि उन्हें जल्द ही यहाँ से एलियंस की विशालकाय फैक्ट्री में भेजा जाएगा, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी, जहां अपराधियों से अमानवीय परिस्थितियों में काम करवाया जाता था। विल जानता था कि अगर उसे वहां भेज दिया गया तो क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि विल पहले एक बहुत अच्छा FBI एजेंट था और उनके लिए खतरा बन सकता है। विल को ग्रीन जोन ले जाया जाता है, जहां दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली लोग रहते हैं, जिन्होंने एलियंस के साथ समझौता कर लिया था और एक आरामदायक जीवन जी रहे थे। एलियंस की यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ उसे स्नाइडर नाम के एक धूर्त और महत्वाकांक्षी आदमी से मिलवाया जाता है, जो लॉस एंजल्स के एलियन नियंत्रित प्रशासन में एक उच्च पद पर था। स्नाइडर के पास विल के बारे में सारी जानकारी थी कि वो एक बहुत अच्छा FBI अधिकारी है और अपराधियों को पकड़ने में माहिर है, लेकिन इस दुनिया में एलियंस के कब्जे के बाद तो FBI का नामो निशान भी मिट गया था। फिर भी विल जैसे तेज तर्रार FBI एजेंट अधिकारियों के लिए बहुत उपयोगी थे। स्नाइडर वास्तव में विल को अपने लिए काम पर रखना चाहता था। वो चाहता था कि विल उन लोगों को पकड़े जिन्होंने एलियंस की सरकार के खिलाफ एक भूमिगत संगठन बना लिया है। ये विद्रोही एलियंस के साथ विश्वासघात कर रहे थे और उनके शासन को चुनौती दे रहे थे, जबकि अमीर लोग और अधिकारी एलियंस के अधीन काम कर रहे थे। स्नाइडर विल को बताता है कि उसे जेरोनिमो नाम के एक रहस्यमय और खतरनाक आदमी की जरूरत है, जिसने एलियंस के खिलाफ एक सुसंगठित लीग शुरू कर दी है और उनके लिए बड़ी समस्याएं खड़ी कर रहा है। और बदले में स्नाइडर विल को उसके परिवार की सुरक्षा और उन सभी बुनियादी सुविधाओं की पेशकश करता है जिनकी आज के लोगों को इस एलियन नियंत्रित दुनिया में जरूरत है। सुरक्षित आवास, भोजन के राशन कार्ड और चिकित्सा सुविधाएं। वो विल को खिड़की के पास ले जाता है जहां एक विशालकाय रॉकेट लॉन्च किया जा रहा था। इस रॉकेट के जरिए हर महीने सैकड़ों लोगों को चांद पर भेजा जाता था, जहां एलियंस की विशालकाय फैक्ट्रियां थीं और जहां इंसानों को गुलामों की तरह काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। स्नाइडर विल को बताता है कि अगर उसने ये नौकरी ठुकरा दी तो उसके परिवार को भी उसी चांद की फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया जाएगा जहां मौत निश्चित थी। इसके बाद एलियन पीसकीपर्स विल को उसके छोटे से अपार्टमेंट में छोड़ जाते हैं। घर पर सभी उसके लिए चिंतित बैठे थे, केटी, सारा और उसकी बीमार बेटी एमिली। केटी भागकर विल के गले लग जाती है और पूछती है, तुम कहाँ थे विल? जवाब में विल कहता है कि वो अपने बेटे ब्रायन को ढूंढने गया था, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार वो हार गया। इसके बाद वो केटी को स्नाइडर के साथ अपनी मुलाकात के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे उसे एलियन अधिकारियों के साथ काम करने की पेशकश की जा रही है। ये सुनकर केटी सबसे ज्यादा गुस्सा होती है। वो तुरंत कहती है, तुम ये नहीं करोगे विल, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी कि लोग मुझे एक गद्दार की पत्नी कहें। सारा भी केटी का समर्थन करती है और कहती है कि उन्हें एलियंस के खिलाफ लड़ना चाहिए, न कि उनके लिए काम करना चाहिए। इसी बहस के बीच वे लोग थक हार कर सो जाते हैं और जब सुबह केटी की आंख खुलती है तो स्नाइडर खुद उनके छोटे से अपार्टमेंट में घुसा हुआ होता है और उनके लिए नाश्ता बना रहा होता है, जैसे कि वो उनका पुराना दोस्त हो। वो विल की पत्नी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से यह समझाने आया था कि उसे विल को उसके साथ काम करने के लिए भेजना चाहिए। वो विल की पत्नी को बताता है कि अगर विल हमारे साथ काम करने के लिए सहमत हो जाता है तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत फायदे हैं। आपको 24 घंटे एलियन पीसकीपर्स की सुरक्षा मिलेगी, आपके बच्चों की शिक्षा की समस्या खत्म हो जाएगी, उन्हें एलियन नियंत्रित स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलेगी, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, वे सभी सुविधाएं जो एक अच्छी जीवन शैली के लिए जरूरी हैं, आपको मिलेंगी। और क्या चाहिए? हाँ, आपका वो छोटा सा सामुदायिक पार्क जिसे एलियंस ने दीवार बनाने के लिए बंद कर दिया था, आप उसे भी फिर से खोल पाएंगी। ये सुनकर केटी गहरी सोच में पड़ जाती है। विल स्नाइडर से कहता है, मेरा बेटा खो गया है सैन डिएगो में, क्या तुम उसे ढूंढोगे? स्नाइडर कहता है, क्यों नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका बेटा आपके साथ हो। और इस तरह अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद में विल अनिच्छा से स्नाइडर के लिए काम करने के लिए सहमत हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि केटी साइकिल पर ब्रूस के गुप्त ठिकाने पर गई है, जो शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी परित्यक्त फैक्ट्री है। उसकी दोस्त सारा भी यहाँ है और यहाँ वो सबको बताती है कि विल अधिकारियों के साथ काम करने के लिए सहमत हो गया है। और इसी समय हमें पता चलता है कि केटी भी उसी भूमिगत संगठन की सदस्य है जो एलियंस के खिलाफ काम कर रहा है, इसलिए वो भी एक विद्रोही है और विल को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। केटी और ब्रूस एलियंस के खिलाफ अपनी अगली कार्रवाई की योजना बनाते हैं। अगले दिन विल स्नाइडर के एलियन नियंत्रित कार्यालय में काम पर जाता है और उसे पहला काम सौंपा जाता है, उस आदमी के बारे में पता लगाना जिसने उस ट्रक में बम रखा था, जिस ट्रक में वो खुद भी गैर कानूनी तरीके से दूसरे शहर जाने की कोशिश कर रहा था। स्नाइडर को उस व्यक्ति और उसके नेटवर्क के बारे में जानकारी चाहिए थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि केटी एक गुप्त बार गई है जो विद्रोहियों के लिए एक अड्डा था। यहाँ उसके खोए हुए बेटे ब्रायन की कुछ पुरानी तस्वीरें और खिलौने थे, जिसे देखकर वो दुखी हो गई।
और इसी समय उसका पुराना दोस्त ब्रूस यहाँ आता है। वो उससे पूछता है, बताओ विल को क्या हुआ। केटी कहती है, कुछ नहीं, आज उसने पहले दिन काम किया है। उनकी बातों से ये साफ था कि केटी अब अपने पति की सारी जानकारी इन विद्रोहियों को बताने वाली थी। तो केटी उन विद्रोहियों के लिए एक जासूस थी जो अंदर से एलियन प्रशासन के खिलाफ लड़ रही थी। जांच करते हुए विल उस 15 वर्षीय लड़के मार्कस को पकड़ लेता है जिसने ट्रक में बम रखा था। वह उसे एलियन पीसकीपर्स के मुख्यालय ले जाता है और इसी जेल में उसे अपना पुराना FBI सहकर्मी रे मिलर मिलता है। रे को एलियंस के खिलाफ बोलने के आरोप में कई महीनों पहले गिरफ्तार किया गया था। वह यहाँ लंबे समय से है और बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है। वह विल से कहता है कि मुझे अपना साथी बनाओ और मुझे यहाँ से निकालो। विल भी उसे यहाँ से निकालने के लिए अपने नए बॉस स्नाइडर से बात करता है, लेकिन स्नाइडर ऐसा करने से मना कर देता है। विल रे से वादा करता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूंगा। जब वो वापस अपने छोटे से अपार्टमेंट में आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे वहां नहीं थे। ये देखकर वो चिंतित हो गया। दरअसल उसकी पत्नी केटी और सारा अपने बच्चों के साथ उसके घर पर थे, क्योंकि केटी को डर था कि कहीं एलियन विल को गिरफ्तार न कर लें। विल घर आता है और उन्हें अपने घर पर देखकर राहत की सांस लेता है। अब क्योंकि विल का सहकर्मी रे जेल में था, उसके परिवार को एलियंस के लिए काम करने के लिए एक दूरस्थ श्रम कॉलोनी में भेज दिया गया था। अगर वे यहाँ सुरक्षित रहना चाहते थे तो उन्हें अपने दस्तावेज बदलने होंगे और अपनी पहचान छिपानी होगी। इसलिए विल उन्हें एक ऐसे आदमी के पास ले जाता है जो नकली दस्तावेज बनाता है और उनकी पहचान बदल देता है। वो घर वापस आता है और केटी को बताता है कि उसने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने बम रखा था। जल्द ही वो जेरोनिमो को पकड़ लेगा और जब स्नाइडर उसे उसका बेटा देगा तो वो ये नौकरी छोड़ देगा। केटी ने उसकी सारी बातें सुनी। उसका मतलब वास्तव में ये था कि विद्रोही समूह का एक सदस्य पकड़ा गया था। ये खबर गुप्त रूप से विद्रोही समूह के नेता एलेक्स तक पहुंचती है। तो यहाँ नेता केटी से कहता है, ये तनाव की बात नहीं है केटी, वह लड़का हमारे समूह का नहीं था। नहीं, हम पकड़े जाएंगे, तुम शांत रहो। वह दूसरे विद्रोही समूह का है और मैं उन्हें भी चेतावनी दूंगा। यहाँ जैसे ही विल एलियन पीसकीपर्स के मुख्यालय जाता है, उसे अपने बॉस स्नाइडर से पता चलता है कि उस लड़के मार्कस ने उसे अपने विद्रोही समूह के बारे में सारी जानकारी दे दी है और अब उसका समूह भी पकड़ा गया है और थोड़ी देर में उन सभी कैदियों को चांद पर एलियंस के विशालकाय श्रम शिविरों में भेज दिया जाएगा। स्नाइडर विल से कहती है, मुझे ये विद्रोही समूह समझ में नहीं आते, इनमें सोचने की क्षमता नहीं है। जिस दिन एलियंस उतरे, कुछ ही घंटों में यहाँ के उन्नत सुरक्षा तंत्र को विफल करके उन्होंने अपना सिस्टम स्थापित कर लिया था और ये छोटे छोटे विद्रोही समूह उनका क्या बिगाड़ लेंगे। ये सिर्फ अपनी जान जोखिम में डालने वाली बात है। उसके बाद विल उस गोदाम में जाता है जहाँ विद्रोहियों को पकड़ा गया था। इस जगह पर कई विद्रोहियों ने एलियन पीसकीपर्स के हाथों अपनी जान दे दी थी, बजाय उनके सामने घुटने टेकने के। अगली सुबह दूसरा विद्रोही समूह, जिसका नेता जेरोनिमो था, अपना मिशन शुरू करता है। रेडियो के गुप्त चैनल पर जेरोनिमो की आवाज सुनाई देती है, मैं जेरोनिमो हूँ, मैं इंसानों को एलियंस से बचाने के मिशन पर हूँ, मेरा साथ दो। एलियंस हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, हमें उनसे लड़ना होगा। पूरे लॉस एंजल्स में भूमिगत प्रतिरोध के सदस्य उन्हें सुन रहे थे। रेडियो सिग्नल का पीछा करते हुए एलियन पीसकीपर्स उसी पुरानी लाइब्रेरी तक पहुंच जाते हैं जहां से ये प्रसारण हो रहा था। वह आदमी जो जेरोनिमो का एक समर्थक था, बिना समय बर्बाद किए वहां से भाग जाता है। जबकि यहाँ हम विल के बेटे ब्रायन को देखते हैं जो अपने दोस्त के घर में छिपा हुआ है और एलियंस के सर्विलांस सिस्टम को हैक करके SD रिकॉर्डिंग की सारी कैसेटें निकालता है और उन्हें जल्दी से अपने घर में छिपा देता है और एलियन पीसकीपर्स को यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी ओर केटी भी आज पहली बार विद्रोहियों के साथ एक खतरनाक ऑपरेशन पर निकली है। उनका निशाना एलियन प्रशासन का एक फूड ट्रक है जो शहर के गरीब इलाकों में सिंथेटिक भोजन वितरित करता था। ऑपरेशन के दौरान केटी का साथी, एक युवा विद्रोही, घायल हो जाता है। वो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रूस, जो उनका अनुभवी साथी था, इस घायल आदमी को पूरी तरह से गोली मार देता है और उसे मार डालता है। केटी को समझ नहीं आया कि ब्रूस ने क्या किया था। वो काफी देर तक चुपचाप खड़ी रही। एलियन ड्रोन भी यहाँ आ गए थे जो उन्हें देखते ही गोली मार देते, लेकिन ब्रूस उसे एक खंडहर इमारत में छिपा लेता है। डरी हुई केटी घर पहुंची, उसे ठीक से सांस भी नहीं आ रही थी। वो परेशान थी, एक गहरे सदमे में चली गई थी। वो खुद को अपने छोटे से अपार्टमेंट के एक कमरे में बंद कर लेती है और पागलों की तरह अपने साथी के खून को अपने शरीर से साफ करने लगती है। दूसरी ओर एलियन पीसकीपर्स उसी अपराध स्थल पर पहुंच गए थे। विल भी एलियन पुलिस के साथ था। एलियन पुलिस को यहाँ इस मृत विद्रोही की पहचान मिलती है और फिर उसके माता पिता को उसके बदले की सजा देने के लिए उसके छोटे से घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये अन्याय था। किसी और के अपराध की सजा किसी और को क्यों दी जानी चाहिए। खैर, विल और हम भीड़ में ब्रूस को खड़े हुए देखते हैं। वो अपने साथी की गिरफ्तारी की खबर अपने नेता एलेक्स को एक गुप्त कम्युनिकेटर के जरिए देता है। नेता उसे बताता है कि ये तनाव की बात नहीं है। लड़के के माता पिता को नहीं पता था कि वो एक विद्रोही समूह के साथ काम कर रहा था, इसलिए हमें कोई खतरा नहीं है।
तुरंत बाद ब्रूस केटी से मिलने जाता है, जो अभी भी सदमे में है। केटी उससे पूछती है, तुमने अपने ही साथी डैनी को क्यों मारा? वो कहता है, अगर मैंने उसे नहीं मारा होता तो एलियन पीसकीपर्स उसे पकड़ लेते और उसे यातनाएं देते और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते। उसे सारी यातनाओं से बचाने के लिए मैंने उसे मार डाला, लेकिन अब उन्होंने उसके माता पिता को पकड़ लिया है। हमें विल से सीखना होगा कि उसके माता पिता जांच में क्या कह रहे हैं। यहाँ दिखाया गया है कि विल का बेटा ब्रायन अपने दोस्त जैक के छोटे भाई टॉमी को बचाने के लिए एलियंस द्वारा बनाई गई विशाल दीवार के अंदर चला गया है। जैक उसे बताता है कि इस दीवार के जरिए शहर के दूसरी तरफ भी जाया जा सकता है, जहाँ एलियंस का नियंत्रण कमजोर है। दूसरी ओर दिखाया गया है कि विल की टीम विद्रोहियों को पकड़ने के लिए शहर के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। इस मामले में वो केटी के मृत साथी डैनी के छोटे से अपार्टमेंट पहुंचता है, जहां से उसे बहुत सारे विद्रोही हथियार मिलते हैं जो उसने एलियन पीसकीपर्स की हिरासत में रहते हुए जल्दबाजी में छोड़ दिए थे। जैसे ही विद्रोही समूह को इस बारे में पता चलता है, वे केटी के पास शिकायत करने आते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर विल उन हथियारों को वापस नहीं करता है तो ये उसके परिवार के लिए बहुत बुरा होगा। यहाँ केटी को अपने परिवार के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसी रात हम देखते हैं कि केटी का छोटा सा बार भी खुला है, जिसकी अनुमति स्नाइडर ने एलियंस से केटी को दिलवाई थी, क्योंकि अब विल उनके लिए काम कर रहा था। हर कोई उस दिन तनाव कम करने के लिए पार्टी कर रहा था। इसी बीच स्नाइडर भी वहां आता है। स्नाइडर को देखकर केटी अपने पति विल पर गुस्सा हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि विल ने खुद को एलियंस के हाथों क्यों बेच दिया। वो घर आती है और विल से कहती है कि ये नौकरी छोड़ दो, लेकिन विल कहता है, नहीं, जब तक मुझे मेरा बेटा ब्रायन नहीं मिल जाता मैं यहाँ काम करूंगा। विल अब स्नाइडर के आलीशान कार्यालय आता है, जहाँ उसका बॉस उसे लॉस एंजल्स के विभिन्न विद्रोही समूहों के बारे में बताता है। विल देखता है कि लॉस एंजल्स में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई छोटे छोटे विद्रोही समूह हैं जो आपस में भी बंटे हुए हैं। उसका बॉस कहता है कि अगर ये समूह एकजुट हो जाएं और लॉस एंजल्स के एलियन गवर्नर के खिलाफ लड़ें तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप उन्हें नहीं पता कि एक दूसरे का क्या होगा, लेकिन एलियंस इस पूरे शहर को नष्ट कर देंगे। इस तरह न केवल ये शहर बल्कि तुम और तुम्हारा परिवार भी नहीं बचेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि तुम हमारा समर्थन करते रहो और हमें इन विद्रोहियों को खत्म करने में मदद करो। विल को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी पत्नी खुद विद्रोहियों के साथ मिली हुई है। इस बार भी केटी एक खतरनाक योजना को अंजाम देना शुरू कर देती है। वो अपने बच्चों सोफिया और एमिली को अपनी भरोसेमंद हेल्पर एना के साथ घर से बाहर भेज देती है। फिर सड़क की लाइट बंद करने के बाद वो किसी गुप्त व्यक्ति को इशारा करती है। वो एक वाइन की बोतल तोड़ती है और अपने छोटे से अपार्टमेंट में आग लगा देती है। वो खुद उसे बुझाने की कोशिश करती है और इमरजेंसी में एलियन पीसकीपर्स को फोन करती है। इस बार विल और उसका बॉस स्नाइडर भी एलियन पुलिस के साथ घर आते हैं। विल का अपार्टमेंट जल रहा था। वो चिंतित था कि किसने आग लगाई, लेकिन यहाँ उसका बॉस स्नाइडर भी उसका जलता हुआ अपार्टमेंट देख रहा था और इससे वो गुस्सा हो जाता है कि विल शहर में शांति बनाए रखने में नाकाम रहा। खैर, विल के परिवार को विल के ऑफिस लाया जाता है, जहाँ स्नाइडर विल की पत्नी से कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी और आपके परिवार की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। हमने आपके पड़ोसियों को भी चेतावनी दी है कि अगर आपको या आपके परिवार को कुछ होता है तो ये उनकी जिम्मेदारी होगी। ये सुनकर केटी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अब सारे पड़ोसी उनसे डरेंगे। कुछ सवालों के जवाब देने के बाद वो अपनी बहन और बच्चों के साथ वहां से चली जाती है। तुरंत बाद स्नाइडर विल को अपने निजी कमरे में बुलाती है और उसे उसके बेटे ब्रायन के कमरे से मिली एक छोटी डिजिटल कैसेट दिखाती है जो जेरोनिमो की गुप्त रिकॉर्डिंग से भरी हुई थी। वो उससे कहती है कि उसे अपने बेटे का ख्याल रखना चाहिए। इन कैसेटों की चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। विल चिंतित हो जाता है। वो घर जाकर अपने बेटे से उन कैसेटों के बारे में पूछता है। उसका बेटा उससे बिल्कुल नहीं डरता और कहता है कि वो सिर्फ इंसानों की आज़ादी चाहता है। वो इस समय विल को एक पोस्टर भी दिखाता है और कहता है कि जेरोनिमो एक नया गुप्त प्रसारण करने वाला है और वो यहाँ भी उसका समर्थन कर रहा है। विल के पास अपने बेटे को रोकने के लिए शब्द नहीं थे। केटी अपने विद्रोही नेता एलेक्स के गुप्त ठिकाने पर जाती है, जो शहर के पुराने सीवेज सिस्टम के नीचे बना हुआ था, क्योंकि वो जानती थी कि विद्रोही विल के खिलाफ हैं, क्योंकि विल ने उनके बहुत सारे हथियार जब्त कर लिए थे। वे विल को मारना चाहते थे, लेकिन यहाँ केटी उनसे एक खतरनाक सौदा करती है। विद्रोही इस बात से चिंतित थे कि एलियन पीसकीपर्स को इतनी जल्दी उनके लोगों की जानकारी कैसे मिल जाती है। केटी को ये रहस्य पता था। केटी उसे बताती है कि तुम कभी विल को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। एलेक्स अनिच्छा से सहमत हो जाता है और फिर केटी कहती है कि विल की बॉस, जिसका नाम फिलिस स्नाइडर है, उसके पास एक ऐसा उन्नत सर्विलांस सिस्टम है जिसमें पूरे लॉस एंजल्स की हर गतिविधि की जानकारी है और इसके जरिए उसे सब कुछ पता है। अगले दिन जेरोनिमो का दूसरा गुप्त प्रसारण रेडियो के भूमिगत चैनलों पर टेलीकास्ट होता है।
लॉस एंजल्स का हर विद्रोही और एलियन शासन से नाखुश शख्स उसे सुनने के लिए बैठा था। वो बड़े जोश के साथ अपना भाषण दे रहा था कि यहाँ एलियन पीसकीपर्स तेजी से उसके सिग्नल का पता लगा लेते हैं और एक पुरानी परित्यक्त लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं जहां वो गुप्त रूप से प्रसारण कर रहा था। जब एलियन पुलिस उसके पास पहुंची तो वो आखिरी शब्द कह रहा था कि अब कोई भी एलियंस के खिलाफ विद्रोह को नहीं रोक सकता। जैसे ही वो ये कहता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। स्नाइडर उसकी गिरफ्तारी से बहुत खुश है क्योंकि वो असली अपराधी है जिसने इन सभी भूमिगत संगठनों को झटका दिया था। वो एलियन गवर्नर को भी खुशखबरी देता है कि जेरोनिमो पकड़ा गया है। लेकिन विल का इतना पुराना FBI का अनुभव उसे बता रहा था कि अगर जेरोनिमो ऐसा व्यक्ति है जिसने इस पूरी भूमिगत लीग को चलाया है तो वो इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जाएगा। वो ये बात स्नाइडर को भी बताता है और ये सुनकर स्नाइडर परेशान हो जाता है। वो ये बात एलियन गवर्नर को भी बताता है। ये लोग अब उस पकड़े गए आदमी की गहन जांच करते हैं और पता चलता है कि वो जेरोनिमो नहीं है। वो सिर्फ एक स्थानीय थिएटर का एक बूढ़ा अभिनेता है जिसे कुछ पैसे देकर जेरोनिमो की आवाज में भाषण पढ़ने के लिए लाया गया था। और जो भाषण वह प्रसारण में कर रहा था वो एक मुड़े हुए कागज पर एक गुप्त संदेश के रूप में लिखा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि विल की बॉस फिलिस स्नाइडर केटी से मिलने उसके छोटे से अपार्टमेंट में आई है। वो उससे कहती है, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारा पति तुम पर इतना विश्वास करता है कि वो कोई जांच पड़ताल नहीं करता, लेकिन मेरे पास तुम्हारे बारे में हर जानकारी है। मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ कि अगर तुम अपने परिवार और अपने पति की सुरक्षा चाहती हो तो हमारा समर्थन करो, इन मूर्ख विद्रोहियों का नहीं। इसके बाद वो उसके अपार्टमेंट से चली जाती है। यहाँ पहली बार हम फिलिस स्नाइडर के पति जनरल एलन स्नाइडर को देखते हैं जो एलियन शासन के एक उच्च अधिकारी थे और पूरी तरह से लकवाग्रस्त थे। एक आधुनिक चिकित्सा बिस्तर पर लेटे हुए थे और मशीनों के सहारे सांस ले रहे थे। फिलिस उससे बात करती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है ब्रूस वहां खड़ा होता है, एक भूत की तरह चुपचाप। ब्रूस जानता था कि फिलिस एक एलियन समर्थक है और विद्रोहियों के खिलाफ काम कर रही है, इसलिए वो शांत है और कहती है, मुझे पता है तुम यहाँ क्या करने आए हो ब्रूस, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे मारने से पहले मेरे पति को भी मार दो क्योंकि वो मेरी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ब्रूस वैसा ही करता है और अगली सुबह हम एलियन पीसकीपर्स को फिलिस स्नाइडर के आलीशान घर पर देखते हैं। दीवार पर खून से जेरोनिमो का नाम लिखा हुआ था। स्नाइडर अपनी पत्नी की मौत से बहुत परेशान थी क्योंकि वो एलियन प्रशासन में उसकी सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी थी। वो एलियंस के तौर तरीकों और दिमाग को बहुत अच्छी तरह से पढ़ती थी और इस तरह एलियंस और इंसानों के बीच वो एक पुल की तरह काम कर रही थी। स्नाइडर को उसके हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ना था। उसने पूरे शहर में एलियन पीसकीपर्स को फैला दिया और एलियन पुलिस कई भूमिगत विद्रोहियों को पकड़कर लाती है। एक विद्रोही टॉमी अपना मुंह खोलता है और उन्हें ग्रीन जोन में एक गुप्त ठिकाने का पता बताता है जहां से जेरोनिमो अपनी भूमिगत लीग चला रहा था। जब एलियन पीसकीपर्स इस जगह पर जाते हैं तो उन्हें वहां बहुत सारे लोग मिलते हैं और वे सभी अपना नाम जेरोनिमो बता रहे थे, एक सामूहिक प्रतिरोध का प्रदर्शन करते हुए। एलियन पुलिस उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी ओर हम ब्रायन विल के बेटे को देखते हैं जो एलियंस द्वारा बनाई गई विशाल दीवार के जरिए शहर के दूसरी तरफ आ गया था। वो देखता है कि यहाँ कोई नहीं रहता और इस जगह का इस्तेमाल अब एलियंस के लिए एक विशाल गोदाम के रूप में किया जाता है। उसे यहाँ वह सब कुछ प्रचुर मात्रा में मिलता है जिसके लिए वे अपने शहर में तरस रहे थे, असली भोजन, दवाइयाँ और किताबें। दूसरी ओर लॉस एंजल्स में एलियन प्रशासन एक घोषणा करता है कि जेरोनिमो का समूह पकड़ा गया है, लेकिन विल जानता है कि स्नाइडर ने उससे झूठ बोला है और एक खतरनाक खेल खेला है। गहन जांच करने पर यह पुष्टि हुई कि जिस जोड़े को उन्होंने पकड़ा था वो इतना निर्दोष था और उस तरह की जटिल योजना बनाना उनके बस की बात नहीं थी। स्नाइडर एक अनुभवहीन खिलाड़ी साबित हो रही थी। अब एलियन गवर्नर उस पर दबाव डालता है और चार्ल्स नाम के एक कुटिल अधिकारी को धमकी देता है कि वो किसी भी कीमत पर जेरोनिमो के असली समूह को लाए, वरना वो उसके बेटे को ढूंढने में उसकी मदद नहीं करेगा। विल को प्रमोशन मिलता है, उसे अपनी बॉस फिलिस स्नाइडर की जगह दी जाती है। यहाँ ऑफिस में उसकी एक सहकर्मी एजेंट ली उससे कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारी पत्नी वो जासूस है जो हमारी खबरें विद्रोहियों को बताती है। हालांकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। विल घर जाता है, गुप्त रूप से जांच शुरू करता है और अपनी बेटी एमिली के हाथ में एक अजीब किताब देखता है जिसे ब्रायन दूसरे शहर से लाया था। ब्रायन झूठ बोलता है कि उसने ये अपने दोस्त जैक से ली थी। वो अपनी पत्नी केटी के छोटे से बार जाता है और उसे अपनी पत्नी के खिलाफ उस किताब के अलावा कोई सबूत नहीं मिलता जिसमें एलियंस के बारे में अजीब बातें लिखी हुई थीं। जेल में वो बूढ़ा अभिनेता स्नाइडर के सामने बैठा है जिसे उन्होंने रेडियो से जेरोनिमो के रूप में गिरफ्तार किया था। स्नाइडर उससे कहता है, अगर तुम हमारे लिए जेरोनिमो के रूप में अभिनय करते रहे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी को कोई खतरा नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देकर दूसरे शहर भेज दूंगा। तुम वहाँ आसानी से अपनी जिंदगी बिता सकते हो और मेरी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी। अगले दृश्य में स्नाइडर ने उस बूढ़े अभिनेता को हरा दिया है। जब मामला एलियन ट्रिब्यूनल में पेश किया गया तो पूरा शहर उन्हें देख रहा था।
जेरोनिमो के उस नकली चेहरे को मौत की सजा सुनाई गई। इस समय उसे फांसी देने की तैयारियां की जा रही थीं। यहाँ भूमिगत प्रतिरोध का असली नेता एलेक्स जानता था कि स्नाइडर ने उसे धोखा दिया है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ उसके सामने अपने फायदे के लिए स्नाइडर एक निर्दोष व्यक्ति को मौत की सजा देता है। विल स्नाइडर की इस चाल से काफी गुस्सा था। वो उसके आलीशान कार्यालय जाता है और पूछता है, एक निर्दोष व्यक्ति को मारकर तुम्हें क्या मिला? क्या तुम पागल हो? स्नाइडर जवाब देती है, जनता उत्तेजित थी और मुझे उन्हें शांत करना पड़ा, और इसके लिए किसी न किसी को बलिदान देना पड़ता है। हर कोई शांत है कि जेरोनिमो मर गया, लेकिन अब मुझे जेरोनिमो को ढूंढने का असली समय मिल गया है। यहाँ विल और स्नाइडर अपनी अगली गुप्त मीटिंग के लिए एक सुनसान वेयरहाउस जाते हैं, लेकिन जेरोनिमो को मारने के गुस्से में कई भूमिगत विद्रोही उनके पीछे थे। एक एलियन पीसकीपर के वेश में ब्रूस इन विद्रोहियों के बीच बैठा था, जिसने अपने साथ बैठे असली एलियन सुरक्षा कर्मियों को चुपचाप गोली मारकर मार डाला। बाद में सभी अपनी कारों से बाहर निकल जाते हैं और स्नाइडर को मारने के लिए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। उसकी एलियन निर्मित कार बुलेट प्रूफ थी, इसलिए दो विद्रोही ग्रेनेड लॉन्चर से उसकी कार को तोड़ने लगते हैं, बार बार गोली मारते हुए। विल अपनी एलियन मेड पिस्तौल से उन पर गोली चलाकर अपनी कार को तेजी से पीछे मोड़ता है और स्नाइडर को बचाकर उसे अपनी पत्नी केटी के छोटे से बार वापस ले आता है। उसे अपने पास देखकर केटी गुस्सा हो जाती है और विल से कहती है, तुम इस धोखेबाज के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? अगर वो मर रहा था तो उसे मरने दो। विल उससे कहता है, जब तक मुझे मेरा बेटा ब्रायन वापस नहीं मिल जाता, मैं उसे मरने नहीं दे सकता। विल का एलियन कम्युनिकेशन डिवाइस काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो पास के एक पुराने गैर कार्यात्मक फोन बूथ पर गया और स्नाइडर को सुरक्षा देने के लिए एलियन सुरक्षा बलों को एक गुप्त अनट्रेसेबल लाइन से फोन किया। दूसरी ओर केटी भी अपने भूमिगत प्रतिरोध के साथियों को स्नाइडर की यहाँ मौजूदगी के बारे में एक गुप्त संदेश भेजती है। केटी स्नाइडर को बातों में उलझाए रखती है ताकि वो यहाँ रहे। इसी समय विल यहाँ आता है और उन दोनों को खबर देता है कि जिस जेरोनिमो को वे ढूंढ रहे हैं वो एक अकेला व्यक्ति नहीं है, बल्कि हर वो शख्स है जो एलियंस के खिलाफ उसकी जंग लड़ रहा है। वे खुद को जेरोनिमो कहते हैं। माइनस यह एक विचार है, एक आंदोलन है। इस सब के दौरान विल की पत्नी उसे एक तरफ ले जाती है और उसे समझाने लगती है, अगर कोई स्नाइडर को मारने आता है तो तुम प्लीज बीच में मत आना, तुम बस अपनी जान बचाना। लेकिन विल केटी को कोई जवाब नहीं देता। जब वो स्नाइडर के पास वापस आया तो स्नाइडर उसे बताता है, मेरी टीम को तुम्हारा बेटा मिल गया है। सैन डिएगो के बाहरी इलाके में एक एलियन अनाथालय में वो सुरक्षित है। मेरी टीम उसे यहाँ लाएगी। अचानक दरवाजा खटखटाता है, बाहर कोई आया है और जांच करने पर वहाँ ब्रूस था, एक एलियन पीसकीपर की वर्दी में विद्रोही। केटी ये जानती है और उसे अंदर आने देती है और उसे बेसमेंट में ले जाती है और उसे एक बार फिर चेतावनी देती है, स्नाइडर को मारने के मामले में मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? लेकिन ब्रूस कहता है कि वो इसकी गारंटी नहीं दे सकता। वो खुद इस मामले में दखल देने में दिलचस्पी रखता है। विल को भी यहाँ इस एलियन पुलिसकर्मी के आने के बारे में पता चलता है। केटी उसे बताती है कि ये एलियन पुलिस अधिकारी सिर्फ जांच करने आया है, लेकिन विल जानता है कि वो पुलिस के रूप में एक विद्रोही होगा। वे स्नाइडर को मारने आए होंगे, इसलिए वो इस बार के सभी दरवाजों को अच्छी तरह से बंद कर देता है। जब विल ये सब कर रहा था, स्नाइडर एक बार फिर आया और विल से कहा कि जल्द आज हो जाती है कि वो उसे पीटना शुरू कर देती है, क्योंकि हर छोटी बात पर वो उन्हें उनके बेटे के लिए ब्लैकमेल करता है। इस सब के दौरान हम देखते हैं कि ये बार चारों तरफ से विद्रोहियों से घिरा हुआ है। वे बार का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन विल द्वारा लगाए गए मजबूत तालों के कारण वे इसमें असफल रहते हैं। स्थिति इतनी खराब हो गई कि स्नाइडर काफी डर गया। वह विल और केटी से कहता है, ये विद्रोही मुझे मारने क्यों आ रहे हैं? मैंने अपनी जिंदगी में कभी एलियन से मुलाकात नहीं की। मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सिर्फ एलियन गवर्नर के आदेशों का पालन कर रहा हूँ। कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। विल केटी से कहता है कि स्नाइडर के साथ बेसमेंट में छिप जाओ, मैं इन सभी विद्रोहियों का सामना करूंगा। उनकी बातचीत के दौरान अचानक विद्रोहियों ने बार के अंदर एक स्मोक बम फेंक दिया। ये देखकर विल स्नाइडर को एक पुरानी शराब की अलमारी में छिपा देता है, जबकि विद्रोही दरवाजा तोड़कर बार में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। एक विद्रोही आता है और विल पर अपनी एलियन मेड राइफल तान देता है। इससे पहले कि वो विल को गोली मारता, केटी पीछे से आकर उसे अपनी छोटी पिस्तौल से गोली मार देती है। विल उस विद्रोही की राइफल लेता है और उनका पीछा करता है। विद्रोहियों को असली एलियन पीसकीपर्स की गाड़ियों की आवाज सुनाई देने लगती है। मौका पाकर वे भाग जाते हैं। असली एलियन पुलिस यहाँ आती है और स्नाइडर को बचा लेती है। क्योंकि स्नाइडर और विल ने बार में ब्रूस को देखा था, इसलिए उसे गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए गए। जैसे ही एलियन पीसकीपर्स ब्रूस के गुप्त ठिकाने पर गए, वो ठिकाना छूते ही एक जोरदार धमाके के साथ उड़ गया। क्योंकि ब्रूस एक कुशल पूर्व FBI एजेंट था, वो पहले से जानता था कि एलियन पुलिस कब और कैसे प्रतिक्रिया करेगी। वो जानता था कि एलियन पुलिस जरूर उसके ठिकाने पर आएगी, इसलिए उसने वहां विस्फोटक लगा दिए थे।
बाद में ब्रूस एलियन पुलिस को ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो मर चुका है, अपने आकार और ऊंचाई के एक शव का इंतजाम करता है और उसे एक चोरी की एलियन कार में रखकर जला देता है। वो ये सब अपने भूमिगत प्रतिरोध के नेता एलेक्स के साथ मिलकर कर रहा था। यहाँ एलेक्स उसे बताता है कि केटी एक धोखेबाज है, वो दोहरा खेल खेल रही है। एक तरफ वो विद्रोहियों का समर्थन कर रही है और दूसरी तरफ वो विल के साथ है। यहाँ केटी भूमिगत प्रतिरोध के अन्य सदस्यों से संपर्क करने की कोशिश में थी, लेकिन जब वो नेता एलेक्स या ब्रूस से संपर्क नहीं कर पाई तो उसे गुप्त रूप से विद्रोहियों की एक आपातकालीन मीटिंग के बारे में एक एन्क्रिप्टेड संदेश मिलता है। मीटिंग में पहुंचने पर उसे पता चलता है कि यहाँ कोई और नहीं था, वो सिर्फ ब्रूस से मिलने आई थी। ब्रूस केटी से पूछता है, तुमने डैनी को क्यों मारा? केटी उसे बताती है, मैंने तुमसे कई बार कहा था कि कुछ भी हो जाए कोई भी विल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वो विल को मारने वाला था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। लेकिन ब्रूस उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि डैनी उसका सबसे भरोसेमंद साथी था, इसलिए वो ब्रूस को वहीं छोड़कर चली जाती है। ब्रूस अब अपने एक और गुप्त साथी से मिलने जाता है, जहां वो उसे बताता है कि एलेक्स ने केटी को मारने का आदेश दिया है, लेकिन वो उसकी अच्छी दोस्त है, वो उसे नहीं मार सका। विल अपनी गहन जांच के बाद स्नाइडर के आलीशान कार्यालय जाता है और उसे बताता है कि उन्हें ब्रूस मिल गया है। न केवल वह विशेष बलों का एक प्रशिक्षित सदस्य था, बल्कि उसने FBI के लिए भी काम किया था। उसे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो किसी तरह उसे पकड़ लेगा। बहुत सारे खतरनाक काम करने के बदले में स्नाइडर उसे उसके बेटे ब्रायन की एक धुंधली तस्वीर दिखाता है, जिसे उन्होंने सैन डिएगो के बाहरी इलाके में एक एलियन अनाथालय में पाया था। यह तस्वीर देखकर वो खुश हो जाता है और घर जाकर केटी को दिखाता है। केटी उससे कहती है, विल, मुझ पर विश्वास करो, स्नाइडर तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रही है, वो तुम्हारी कमजोरी जानती है, इसलिए वो तुम्हारे साथ खेल रही है। अब तक चार्ल्स को यहाँ आ जाना चाहिए था, इसलिए कृपया खुद को स्नाइडर के जाल से निकालो। विल भी ये जानता था, लेकिन वो खुद अपने बेटे को वापस लाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अनिच्छा से स्नाइडर से जुड़ना पड़ा। वो केटी से वादा करता है कि जल्द ही वो खुद को स्नाइडर के जाल से मुक्त कर लेगा। विल फिर से ब्रूस को ढूंढना शुरू कर देता है। उसने केटी के बार के फिंगरप्रिंट भी चेक किए थे, वहां उसे ब्रूस के फिंगरप्रिंट मिलते हैं। विल फिर से ब्रूस को ढूंढना शुरू कर देता है। उसने केटी के बार के फिंगरप्रिंट भी चेक किए थे, वहां उसे ब्रूस के फिंगरप्रिंट मिलते हैं। वो आता है और केटी से पूछता है कि क्या तुमने कभी इस आदमी को देखा है, क्या तुम इसे जानती हो? वो शुरू में इससे इनकार करती है, लेकिन जब विल उसे बताता है कि उसने 14 से ज्यादा लोगों को मारा है, तो केटी कहती है कि शायद वो एक बार मेरे बार में आया था और कुछ कह रहा था कि वो अपने माता पिता के साथ रहता है, और पुलिस ब्रूस के माता पिता के घर की जांच शुरू कर देती है। इसी बीच ब्रूस और केटी का एक आपसी दोस्त केटी के पास आता है। केटी परेशान थी और वो पूछती है कि क्या विल ने 14-15 लोगों को मार डाला है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि हाँ, उसने मारा, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उसमें ऐसे बलिदानों की जरूरत होती है। केटी उसे बताती है कि तुम जानते हो कि वो मुझे मारने वाला था, लेकिन मैं उसकी शिकार होने से बच गई। ब्रूस उसका दोस्त था और वो उसके साथ काम करती थी, इसलिए वो उसे सूचित करती है कि विल को उसके माता पिता का घर मिल गया है, जल्द ही पुलिस उसे मारने के लिए वहां होगी। जैसे ही पुलिस उसके घर आती है, उन्हें ब्रूस नहीं मिलता। जांच करने पर उन्हें वही किताब मिलती है जो उन्होंने केटी के बार में देखी थी। वे ब्रूस के पड़ोसियों से भी पूछताछ करते हैं, जहां हम एलेक्स को देखते हैं। एलेक्स ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया कि वो ब्रूस से कभी मिला। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्नाइडर लॉस एंजल्स के गवर्नर के साथ है। गवर्नर उसे बताता है कि प्रशांत क्षेत्र का प्रमुख यानी एलियंस लॉस एंजल्स की जांच करने आ रहे हैं। स्नाइडर चिंतित हो जाती है और पूछती है क्यों। गवर्नर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह मूर्ख है? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम जो तस्वीर सबको दिखा रही हो, हर कोई जानता है कि लॉस एंजल्स की हालत उससे भी बदतर है, बहुत ज्यादा बदतर। केटी ने विद्रोहियों को छोड़ दिया है, लेकिन विद्रोहियों को केटी की जरूरत है। उन्हें अभी भी वही जानकारी चाहिए जो केटी उन्हें दिया करती थी, इसलिए उसकी दोस्त फिर से उसे विद्रोही समूह में शामिल होने के लिए कहती है। लेकिन केटी ये कहकर इनकार कर देती है कि वो अपने परिवार के सदस्यों की जिंदगी को इससे ज्यादा प्यार करती है। उसकी इस प्रतिक्रिया के कारण विद्रोही समूह अब उसके खिलाफ काम करने लगा। एलेक्स ने विल को ये बताने का आदेश दिया कि उसकी पत्नी एक जासूस है और वो सारी जानकारी विद्रोहियों को लीक करती थी। एलेक्स विल से मिलता है और उसे बताता है कि तुम्हारी पत्नी एक जासूस है और मैं विद्रोहियों का नेता हूँ, और मुझे पता है कि तुम्हारे अधिकारियों के साथ मजबूत संबंध हैं। मुझे सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए एक पास चाहिए, एक आज़ादी का पास, और इसके बदले में मैं अपने विद्रोही समूह को धोखा देने के लिए तैयार हूँ। इस बिंदु पर हमें एलेक्स की सच्चाई पता चलती है। उसने ये विद्रोही समूह एलियन से इंसानों को आज़ाद कराने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वो सिर्फ खुद को शक्तिशाली बनाना चाहता था। कई लोगों को मिलाकर उसने अपनी सत्ता बना ली है, लेकिन जब उसे दूसरी तरह की शक्ति की जरूरत होती है तो वो अपने लोगों को धोखा देने के लिए तैयार था। उसे परवाह नहीं है कि एलियंस इस दुनिया में रहें या नहीं। अब विल जाता है और स्नाइडर को इस बारे में सूचित करता है।
स्नाइडर उसे बताती है कि वो एलेक्स से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहती है। जब वो घर आता है तो वो अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है कि कैसे उनके नेता ने विल को अपनी सच्चाई बताई। सिर्फ दूसरे शहर का पास पाने के लिए वो अपने विद्रोही साथियों को धोखा देने के लिए तैयार था। केटी सदमे में थी और उसने तुरंत ब्रूस को इस बारे में सूचित किया। यहाँ हम ब्रायन, केटी के बेटे को देखते हैं जो अपने शिक्षक के साथ था, जिसने एक शक्तिशाली दूरबीन बनाई है। इसकी मदद से वे चांद की सतह देख सकते हैं। चांद की सतह पहले से काफी अजीब हो गई थी, जिससे ये बिल्कुल साफ था कि एलियंस चांद पर माइनिंग कर रहे हैं। केटी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ब्रूस तुरंत एलेक्स के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने हमें धोखा दिया? क्या तुम सिर्फ दूसरे शहर जाने का पास पाने के लिए हमें धोखा दे रहे हो? एलेक्स जवाब देता है, नहीं नहीं केटी, तुम्हें बेवकूफ बना रही है। उसकी बातों में मत आओ और अगले मिशन की तैयारी करो। मैं तुम लोगों के साथ हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि विल ने स्नाइडर की एलेक्स के साथ मीटिंग तय करवाई है। एलेक्स स्पष्ट रूप से उसे बताता है कि उसे दूसरे शहरों का पास चाहिए। इसके बदले में मैं तुम्हें ब्रूस के साथियों की सूची दूंगा जिनसे वो डील करता है, और वे सब विद्रोही हैं। वह उसे ये भी बताता है कि ब्रूस का अगला काम प्रधानमंत्री को मारना है। स्नाइडर उसकी सराहना करती है और कहती है, बस इसी तरह हमें जानकारी देते रहो, हम प्रधानमंत्री को मारने के ऑपरेशन को रोक देंगे। उसके बाद जब हर जगह मेरी सराहना होगी तब तुम्हें तुम्हारा यूनिवर्सल पास मिल जाएगा। बाद में हम देखते हैं कि ब्रूस अपने मिशन पर था। केटी और उसकी दोस्त भी उसके साथ थीं। जब पास खड़ी पुलिस केटी को देखती है तो वो तुरंत ब्रूस को यहाँ पुलिस की मौजूदगी के बारे में बताती है। अचानक कोई सड़क पर बहुत सारे पटाखे फेंक देता है। इसकी वजह से यहाँ अफरा तफरी मच जाती है और पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है, जिसमें विद्रोही का एक साथी मारा जाता है। इस बार भी केटी और ब्रूस पुलिस से बचने में कामयाब हो जाते हैं। हम देखते हैं कि विल एलेक्स के घर आया है, जो इस शहर से बाहर जाने की योजना बना रहा है। वो एलेक्स से कहता है कि स्नाइडर के साथ तुम्हारा सौदा रद्द हो गया है। बाद में वो उसे अपनी बंदूक से गोली मार देता है और पुलिस के सामने ब्रूस पर आरोप लगाता है। दरअसल विल को लालच आ जाता है। एलेक्स को मारकर वो यूनिवर्सल पास जो एलेक्स स्नाइडर से पाने वाला था, उसे अपने पास रखने का फैसला करता है। उसी रात हम केटी की उस दोस्त को देखते हैं जिसकी उस दिन मौत हुई थी। उसके पूरे परिवार को शहर के बीचों बीच फांसी दे दी गई थी। केटी ये देखकर रोने लगती है। बाद में उसने विद्रोहियों का पूरी तरह से समर्थन करने का फैसला किया, क्योंकि अधिकारी काफी निर्दयी हो गए थे। विल भी ये जानता था। अगले दिन विद्रोही अपने लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं और जब पुलिस उन्हें रोकने आती है तो ये विद्रोही बहुत सारे पुलिस अधिकारियों को मार डालते हैं। उनकी हालत देखकर विल का साथी उसे बताता है कि अब लोग चुप नहीं रहेंगे, या तो वे जिंदा रहेंगे या यहाँ सबको मार डालेंगे। विल स्नाइडर के पास आता है और उसे बताता है कि लॉस एंजल्स की दीवार के दूसरी तरफ एक और विद्रोही समूह खोजा गया है, हमें जल्द से जल्द वहां जाना होगा। स्नाइडर सहमत हो जाती है और उनके साथ एक गार्ड भेजने का फैसला करती है। दूसरी ओर केटी और ब्रूस अपनी युवा शाखा के नेता से मिलते हैं, जो मंत्री की हत्या में उनका समर्थन करना चाहता है। उनका मिशन सबवे में होने वाला था, जिसका इस्तेमाल इस समय सिर्फ एलियंस या अधिकारी ही करते थे। यहाँ हम विल को देखते हैं और उसका साथी लॉस एंजल्स की दीवार के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वे एक ऊंची इमारत पर चढ़ते हैं और पूरे शहर का नज़ारा देखते हैं और एक खाली इमारत में हर तरफ फायरिंग शुरू कर देते हैं। गार्ड उन्हें देखकर परेशान था कि वे क्या कर रहे हैं। बाद में वे इस इमारत में छिपे नक्शे को लेते हैं और स्नाइडर के पास वापस आ जाते हैं। विल ये नक्शा स्नाइडर को दिखाता है और कहता है कि जिन लोगों ने हम पर हमला किया था वे ये नक्शा वहीं छोड़ गए थे। दरअसल विद्रोही इन जगहों पर हमला करने वाले हैं। यहाँ युवा शाखा के सदस्य केटी को एक उड़ने वाला रोबोट दिखाते हैं। ये छोटा रोबोट हर तरह का डेटा इकट्ठा करने में सफल रहा था। यहाँ ब्रूस केटी को शूटिंग करना सिखाता है। अगर केटी उनका समर्थन करने वाली है तो उसे अच्छी निशानाबाजी आनी चाहिए। घर में केटी अपनी बेटी के साथ एक किताब देखती है, एक ऐसी किताब जिसमें लिखा था कि जब एलियंस पृथ्वी पर आए तो इंसानों को कैसे फायदा हुआ। उसे ये चर्च से मिलती है और वो विल को इसके बारे में बताती है। इस तरह चर्च बच्चों को मैनिपुलेट कर रहा है। विल उसे सुझाव देता है कि उन्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, उन्हें दीवार के दूसरी तरफ जाना चाहिए जहां उसके सहकर्मी का घर भी था। केटी उससे सवाल करती है कि दीवार के दूसरी तरफ जाने के बाद क्या हम स्नाइडर और अधिकारियों से सुरक्षित रह सकते हैं? क्या ये सब ठीक हो सकता है? मैं इन सब से तंग आ गई हूँ। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। मैं तुमसे झूठ बोलती हूँ और तुम मुझसे झूठ बोलते हो। हमारा रिश्ता क्या है? विल उसकी बातों से परेशान हो गया। वो जो अपने साथी के साथ अपने परिवार को यहाँ से बाहर निकालने आया था, वो अपने साथी से कहता है कि तुम अकेले जाकर वहाँ शिफ्ट हो सकते हो। यहाँ हम पूरे विद्रोही समूह को देखते हैं जो सबवे के इमरजेंसी गेट से सबवे में घुस गया है। सबसे पहले उन्होंने वहाँ एक धमाका किया जिसकी वजह से ट्रेन थोड़ी लेट हो गई। इस घटना के दौरान उन्हें एक एलियन मिलता है जिसे वे अपने घर ले जाते हैं। एलियन के अपहरण की खबर पूरे शहर में फैल जाती है।
गवर्नर विल और अपने सभी अधिकारियों के साथ एक मीटिंग बुलाता है और सबको बताता है कि एक एलियन का अपहरण हो गया है। उसे जल्द से जल्द ढूंढो, वरना तुम्हें पता है जिस शहर से 2 एलियन गायब हुए थे वो शहर नष्ट कर दिया गया था। अगर एलियंस को इस बारे में पता चलता है तो समझो कि लॉस एंजल्स भी नष्ट हो जाएगा। हम देखते हैं कि एलियन ब्रूस की गोद में था। उन्होंने अपने डिवाइस की मदद से एलियन को हैक कर लिया है। उसके एक साथी ने एलियन के शरीर को पुलिस की गाड़ी में रख दिया है। सबवे का फुटेज जो विल को उसके ऑफिस में मिला, उसमें वो हमलावरों के बीच केटी को देखता है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। जिन्होंने एलियन का अपहरण किया था वे एलियन को एक घर ले गए थे। यहाँ हम देखते हैं कि लोगों को डराने के लिए घरों में धमाके किए जा रहे हैं। शहर की स्थिति को नियंत्रित न कर पाने के कारण स्नाइडर को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। उसने गवर्नर से पूछा कि तुमने मेरे साथ क्या किया। गवर्नर कुछ नहीं कर सका क्योंकि अधिकारियों से आदेश थे। यहाँ हम वो जगह देखते हैं जहाँ उन्होंने एलियन को रखा है। वे एलियन का ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। उसे खोलकर वे उसकी जानकारी निकालना चाहते हैं। दूसरी ओर विल अपने ऑफिस में है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से विद्रोही युवा शाखा के नेता का पता लगाता है। वह जानता है कि एलियन जरूर उसके घर में रखा होगा। वह बिना किसी को बताए उस घर जाता है जहां सभी विद्रोही एलियन के साथ थे। एलियन के सारे स्क्रू खोले जा रहे थे। वे बस उसके सिस्टम की जांच कर रहे थे। इसी बीच उनके दरवाजे पर दस्तक होती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। विल उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस एलियन को चुपचाप छोड़ दो, तुम सब बस यहाँ से चले जाओ। थोड़ी देर बाद पुलिस यहाँ आने वाली है। मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, तुम सुरक्षित रहोगे। यह सुनकर सभी विद्रोही इस घर के गुप्त रास्ते से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस यहाँ जांच करने आती है। वे घर तोड़ते हैं और उन्हें अंदर एलियन मिलता है। एलियन के मिलने की वजह से स्नाइडर को उसकी नौकरी वापस मिल जाती है। वो इनाम के तौर पर विल को एक यूनिवर्सल पास देता है, जिसकी वजह से वो किसी भी शहर में आज़ादी से जा सकता है। इसकी वजह से वो अपने बेटे को ढूंढ सकता है। एलियन को हेलीकॉप्टर से यहाँ से ले जाया जाता है। विल अपने बेटे को ढूंढने के लिए शहर से बाहर चला जाता है, जबकि केटी अपना मिशन पूरा करके अपने घर आती है जो खाली था। श्रृंखला यहीं समाप्त होती है, यही दिखाते हुए